सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरौड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे शिक्षण का जो विषय है, डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है यूनिटरी फीचर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व कौन से हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके सिलेबस का बिंदु है। इसके साथ साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल लेक्चर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, रिट और सबॉर्डिनेट जो बोर्ड है राजस्थान का, उसके द्वारा जो विभिन्न एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एकात्मक तत्व कौन है, यूनिटरी फीचर्स कौन हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या हैं, इस बारे में हमारी चर्चा हो गई थी, जिसमें हमने बताया कि इंडिया जो है, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, और हमारे यहाँ संघात्मक संविधान वाली बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र राज्यों में शक्ति विभाजन है, लिखित और कठोर संविधान है, संविधान सर्वोच्च है, उसकी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, जो दूसरा सदन है वो राज्यों का सदन है, यानी राज्यसभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो चुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ कनाडा मॉडल की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। कनाडा मॉडल की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, जिसके कारण ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण ज़्यादा मौजूद हैं। तो कौन कौन से लक्षण हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो क्यों भारतीय संविधान में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, एकात्मक तत्वों को ज़्यादा जगह क्यों दी गई। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से परिचित थे कि जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई है, देश की एकता भंग हुई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि देश पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाए, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया और ये कार्य उन्होंने संविधान के माध्यम से कर दिया। तो कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं, सबसे पहले बात करते हैं इकहरी नागरिकता। जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है उन देशों में दोहरी नागरिकता दी जाती है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ वह व्यक्ति उस प्रांत का भी नागरिक होता है जिस प्रांत में वह निवास कर रहा है। जैसे कोई न्यूयॉर्क में रह रहा है तो न्यूयॉर्क का भी नागरिक होता है, कोई मान लीजिए वाशिंगटन में रह रहा है तो वाशिंगटन का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है, हम सब भारत के नागरिक हैं, जिस राज्य में हम निवास कर रहे हैं वहाँ के हम मूल निवासी हैं। कोई मान लीजिए राजस्थान में निवास कर रहा है तो राजस्थान का नागरिक नहीं बल्कि मूल निवासी है। नागरिक हम सब देश के हैं ताकि देश की एकता बनी रहे। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संघात्मक व्यवस्था की एक खासियत होती है कि केंद्र राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, और हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके द्वारा केंद्र राज्यों में शक्ति विभाजन किया गया है। लेकिन इस शक्ति विभाजन को जो हम गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। कैसे? जैसे केंद्र सूची में ज़्यादा विषय हैं, 97 विषय, और सारे के सारे विषय महत्वपूर्ण है, जैसे रक्षा है, विदेश संबंध है, मुद्रा है, डाक तार है, रेलवे है, बैंकिंग है, बीमा है, यानी सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो केंद्र को दिए गए हैं। और उन विषयों की संख्या बढ़कर वर्तमान में 97 से बढ़ के 100 हो गई है। दूसरा, राज्य सूची के विषय जो हैं वो कम महत्वपूर्ण हैं और कम संख्या में, पहले 66 थे और अब घटकर कितने रह गए हैं, 61। इसके अलावा समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो पहले 47 थे और अब उनकी संख्या बढ़कर हो गई है 52। और केंद्र सूची, जो समवर्ती सूची के जो सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों रखते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है, यानी केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये अवशिष्ट शक्तियों की यदि हम बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ अमेरिका में राज्यों को दी गई हैं, लेकिन भारत के अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। यानी देश के संविधान निर्माताओं ने देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की अनिवार्यता अनुभव की और उसी के अनुरूप प्रावधान संविधान में किए गए हैं। के एम मुंशी ने कहा भी था
कि तथ्य यह है कि भारत के महान दिन वे थे जबकि देश में शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी, और सबसे बुरे दिन वे थे जबकि केंद्र को प्रांतों के द्वारा कमज़ोर किया जा रहा था और उसकी अवज्ञा हो रही थी। तीसरा जो पॉइंट है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। दरअसल ये देखा गया है कि जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ उसमें संघ का एक अलग संविधान होता है और राज्यों का एक अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पूरे देश में एक संविधान, एक कानून लागू है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत कुछ विशेष प्रावधान थे जिनमें उनका अलग से भी संविधान था, लेकिन चूंकि अब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है तो जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान ही पूर्णतः लागू है। चौथा अपन बात करें तो केंद्रीय सरकार राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर किसी राज्य में की सीमा में कोई परिवर्तन किया जाना हो तो उस राज्य की सहमति आवश्यक है, लेकिन भारत के अंदर संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन कर सके, और इसके लिए उसे साधारण बहुमत की आवश्यकता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। जैसे अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश अलग कर दे, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दे, या किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दे, या राज्य की सीमाओं और के नाम बदल दे। यानी ये सारे के सारे अधिकार किसको दिए गए हैं? राज्यों को नहीं बल्कि संसद को दिए गए हैं कि वो राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जबकि अन्य संघ शासित जो संघीय देश हैं, जो संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं, उनमें ये प्रावधान नहीं है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, जहाँ कहीं भी संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है वहाँ केंद्रीय कानूनों को लागू करने का काम केंद्रीय जो न्यायालय है वो करता है, संघीय न्यायालय जिसे कहते हैं, और राज्य कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों के अलग से न्यायालय होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एक पिरामिडीय मॉडल है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, और उसके नीचे जिला और सत्र न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय हैं वो न केवल केंद्रीय कानूनों को लागू करते हैं बल्कि राज्य के कानूनों को भी लागू करते हैं। तो ये एकीकृत न्याय व्यवस्था भी इस बात की सूचक है कि भारत के संविधान में एकात्मक तत्व मौजूद हैं। छठी अपन बात करें तो संकट काल में एकात्मक शासन। दरअसल संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक संकटकालीन प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह कहीं पर हो जाता है। तो अनुच्छेद 352 जब लागू होता है, आज तक 3 बार लागू किया गया है। देश में जब युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हुई तो हमारे यहाँ पर जो है इसको लागू किया गया था। जैसे 1962 में लागू किया गया, फिर 1971 में लागू किया गया, और 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू की गई थी, नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है अनुच्छेद 352 के तहत, तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 356 जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। संविधान में जो शब्द उल्लेखित है वो है संवैधानिक आपात की उद्घोषणा जब कर दी जाती है उस समय राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। राज्यपाल राज्य का शासन चलाने लगता है, तो उस समय भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। वैसे सामान्य स्थितियों की यदि बात करें तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो राज्य विधानमंडल को दिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 360 की। जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है तो किसी भी राज्य के जो विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, उनको राष्ट्रपति अपनी अनुमति के लिए मंगवा सकता है। राज्य के वित्त पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब संकट काल होता है उस समय पूरा एक यूनिटरी सिस्टम काम करने लग जाता है, क्योंकि संकट काल में एक मजबूत नेतृत्व है कि इसके साथ साथ तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्यों का शासन भी जो है केंद्र के अधीन चला जाता है। इसके बाद में है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था। यदि अपन बात करें तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे कि न्याय व्यवस्था है, नागरिक सेवाएं हैं, लेखा परीक्षण है, जिन राज्यों में संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ इसके बारे में दोहरी व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन भारत के अंदर एकता को बनाए रखने के लिए और एक रूपता को बनाए रखने के लिए जो है एकीकृत व्यवस्था इस संदर्भ में की गई है। जैसे निर्वाचन आयोग जो है
वो न केवल संसद के चुनाव कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी संपन्न कराता है। इसके अलावा जैसे केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है वो न केवल केंद्र के लेखा का परीक्षण करता है, बल्कि राज्यों के अंदर जो लेखा होता है उसकी ऑडिट करने का कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। तीसरा अपन बात करें नागरिक सेवाओं की, तो जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ केंद्र की नागरिक सेवाएं अलग होती हैं और राज्यों की नागरिक सेवाएं अलग होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, वो न केवल केंद्र में कानून करते हैं, केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं, बल्कि राज्यों में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उनके द्वारा कार्य किया जाता है, उच्च पदों पर कार्य किया जाता है। तो इन सब में एकरूपता इसलिए रखी गई थी ताकि देश में एकता बनी रहे। दीवानी और फौजदारी कानून की बात करें तो ये सूचीबद्ध है और पूरे देश में लागू होते हैं, इनको समवर्ती सूची में रखा गया है। 8वां है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, और कोई भी राज्य का विधेयक कानून तभी बनता है जो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे। लेकिन इसके संदर्भ में बड़ी अनूठी व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब ये राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में कम और केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य ज़्यादा करते हैं, क्योंकि न केवल इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकता है। तो जब केंद्र और राज्यों के अंदर परस्पर टकराव होता है उस समय राज्यपाल जो है केंद्र को प्रसन्न रखते हैं, चाहे राज्य के हित का ही बलिदान क्यों न करना पड़े। 9वां है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। दरअसल केंद्र के वित्तीय स्रोत ज़्यादा हैं और राज्य के वित्तीय स्रोत न के बराबर हैं। राज्य जो है आर्थिक सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं, क्योंकि संविधान द्वारा केंद्र के वित्तीय अधिकार बहुत ज़्यादा हैं। राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान देता है, ऋण देता है, आर्थिक सहायता देता है, तो इसके नाम पे केंद्र जो है राज्यों पे छाया रहता है। और जो आज आपको पता है हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और जो राज्य आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है तो उनकी स्वायत्ता नाम मात्र की है, उन्हें केंद्र के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। हृदयनाथ कुंजरू ने भी कहा था कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का पहुंचा है। 10वां राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। जैसे अपन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर वहाँ की सीनेट में 100 सीटें हैं, 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य को 2 सीट दी गई हैं, चाहे कोई राज्य छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसकी 31 राज्यसभा में सीटें हैं, हमारे राजस्थान की कम है तो हमारी 10 सीटें हैं। जिन राज्यों की बिल्कुल कम है उनकी 1-1 सीटें ही हैं। राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जो सत्ता के विरुद्ध एक बात है। 11वां राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। देखो, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडलों को। और उनको स्वीकृति कौन देता है? राज्यपाल। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल में पेश किए जाने से पहले उन बिलों को खुद स्वीकृति देता है। जैसे राज्यों के मध्य व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम, संघात्मकता के विरुद्ध जो कोई राज्य कार्य कर रहा हो तो उससे संबंधित कोई नियम हो, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित हों, तो इन सभी जो भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक हो, तो इन सब को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि वो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान। हमारे संविधान में बहुत आसानी से संशोधन हुए हैं। अगर हम पिछले 70 सालों के इतिहास को उठाकर देखें तो हमारे यहाँ 103 संविधान संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। जबकि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1776 में आज़ादी की घोषणा हुई थी। उसके बाद में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के पश्चात जो है संविधान वहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। इतने वर्षों में अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं, जो कि भारतीय संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं। यानी 70 वर्षों में हमने इतने संशोधन संविधान में कर डाले हैं। तो हमारा संविधान अपेक्षाकृत लचीला है और संसद जो है इसमें इच्छानुसार परिवर्तन करती रहती है। और अपन 13वीं अगर कोई बात करें तो केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। अनेक एजेंसियां ऐसी काम करती हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स केंद्र सरकार करती है और वो राज्यों के साथ विवादों का निपटारा करती है। अगर अपन बात करें अंतर्राज्यीय परिषद, एक ऐसी संस्था है
वित्त आयोग जो है केंद्र राज्यों के मध्य जो धन का बंटवारा करता है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय परिषदें काम करती हैं। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कोई केंद्रीय मंत्री होता है और उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे संविधान में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं बजाय राज्यों, और ये हमारे संविधान के यूनिटरी फीचर्स हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आपका जो कल का असाइनमेंट रहेगा कि आप भारतीय संविधान में निहित जो एकात्मक लक्षण हैं उनको आप सूचीबद्ध करेंगे। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना असाइनमेंट आप भेजेंगे। कोई समस्या हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी समस्या रख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।